हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हम लोग अपने यूट्यूब चैनल पे यूट्यूब क्लासेस में एक सीरीज चला रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। भारत का संवैधानिक विकास कैसे हुआ, जो वर्तमान समय का भारतीय संविधान है वो अपने बनने से पूर्व कौन कौन से चरणों से होकर गुजरा, इस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। हम लोगों ने भारत के संवैधानिक विकास को समझने के लिए उसे दो हिस्सों में बांट लिया था। उसके विकास क्रम को दो हिस्सों में बांट लिया था। एक हमने वहाँ से स्टार्ट किया जहाँ से इंडिया में इंग्लिश रूलिंग की शुरुआत हुई। इंग्लिश रूलिंग की शुरुआत इंडिया में 1765 से हुई और 1765 से लेकर 1858 तक इंडिया पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन किया। 1858 से लेकर 1947 तक भारत पर अंग्रेजों ने शासन किया, लेकिन ये शासन ब्रिटिश क्राउनशिप के अधीन रहा। तो हम लोगों ने संवैधानिक सुधार को या संवैधानिक विकास की प्रक्रिया को दो समूहों में बांटा था। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट अंडर द रूल ऑफ कंपनी एंड अंडर द रूल ऑफ ब्रिटिश क्राउन। तो कंपनी रूल के तहत कौन कौन सा संवैधानिक विकास हुआ था, इस पर पीछे हम लोग चर्चा कर चुके हैं। उस पर दो वीडियो आपके जा चुके हैं। आप अगर आपने उनको नहीं देखा है तो उनको ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा, ताकि आगे के जो भी विकास क्रम है उसको आप बेहतर तरीके से समझ पाएँ। आज हम लोग बात कर रहे हैं कि 1858 से 1950 के बीच में जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हुआ। संवैधानिक विकास की प्रक्रिया दो तरह से विकसित हुई भारत में, एक तो अंग्रेज़ों के प्रयास से और दूसरा भारतीयों की मांग से। 1857 का विद्रोह ने 1858 के भारत शासन अधिनियम की स्थिति को उत्पन्न किया। आगे आप जैसे जैसे देखिएगा कि भारत का कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हुआ, तो आप देखिएगा कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में डेवलपमेंट हो रहा है वो बेसिकली इंडियन नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल का रिजल्ट है, भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन का परिणाम है। तो उसी तरह से आप इसको भी समझ सकते हैं कि 1857 के रिवोल्ट ने वो सिचुएशन क्रिएट की जिसके कारण से 1858 का भारत शासन अधिनियम पारित करना पड़ा। 1858 का भारत शासन अधिनियम ईस्ट इंडिया कंपनी की ताबूत की आखिरी कील साबित हुआ। पीछे वाले वीडियो में आप अगर देखे होंगे या नहीं देखे तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप उसको पहले देख लें, तो आप ये समझ पाएंगे कि 1773 से, हालांकि 1784 से पक्के तौर से, वरना 1773 से ही ब्रिटिश क्राउनशिप जो है या ब्रिटेन का जो शासन है, ब्रिटेन की जो सरकार है, वो लगातार ये प्रयास कर रही है कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में जो साम्राज्य निर्मित किया गया है उस पर अपना नियंत्रण स्थापित कर ले। 1784 से जब 1776 में अमेरिका उनके हाथ से निकल गया, तो 1784 के एक्ट से पूरी तरह से उनका फोकस इस बात पे हो गया कि कैसे करके हम भारत का साम्राज्य अपने नियंत्रण में ले लें और उसे अपने औपनिवेशिक हितों को पूरा करने का माध्यम बना लें। तो 1858 का भारत शासन अधिनियम उसी प्रयास की अंतिम कड़ी है, जो अंग्रेजों ने 1784 में प्रयास स्टार्ट किया था कि हम भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा निर्मित साम्राज्य को अपने हिस्से में ले लें, अपने नियंत्रण में ले लें। वास्तव में उसी प्रक्रिया का अंतिम चरण है 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। उस प्रक्रिया के अंतिम चरण तक पहुंचने में जो अंतिम प्रहार किया वो 1857 की क्रांति ने किया। 1857 की क्रांति ने ब्रिटिश क्राउनशिप को ये मौका दे दिया कि वो भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दे। उस क्रम में सबसे पहले 1858 की क्रांति के परिणामों को पढ़ाते 1857 की क्रांति के परिणामों को पढ़ाते समय हमने आपको ये बताया था, पर ये इतना डिटेल में नहीं था। कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट के उद्देश्य से वो नहीं बताया गया था, बल्कि वो बताया गया था कि 1857 की क्रांति का परिणाम क्या हुआ। तो उसमें हम लोगों ने थोड़ी बहुत बातें करी थी। 1857 की क्रांति के परिणाम स्वरूप जो भारत शासन अधिनियम पास किया गया, भारत सरकार अधिनियम पास किया गया, उसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 कहा जाता है। और अंग्रेजों ने इसे कहा कि ये एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस है, ये अच्छे शासन का अधिनियम है। मतलब उन्होंने ये वादा किया भारत में कि वो भारत में एक बेहतर शासन स्थापित करने का प्रयास करेंगे, जैसा ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा शासन किया जा रहा था, जिसमें बहुत लूट खसोट थी, बहुत बेईमानी थी, बहुत भ्रष्टाचार था, भारतीयों का शोषण था, गोरे काले का भेद था। इन्होंने कहा कि हम वो सब कुछ समाप्त कर देंगे।
क्यों समाप्त कर देंगे? क्योंकि अब जो कानून बनेंगे वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में उन पर डिस्कशन होगा, ब्रिटिश पार्लियामेंट में डिस्कशन होगा, और यहाँ पर जो लोग शासन कर रहे होंगे वो भी रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो हालांकि इसको उत्तरदायी सरकार नहीं कहा जा सकता। जिस तरह की सरकार 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा भारत में स्थापित की गई, उसे हम एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट तो नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी एक जवाबदेही तय हुई है सरकार की, जिससे गवर्नेंस के पहले से बेटर होने के चांसेस बढ़ गए हैं। जितना सरकार जवाबदेह होगी, जितना उत्तरदायी सरकार होगी, उसमें वेलफेयर का कंटेंट उतना ज़्यादा पाया जाएगा। तो ज़रा देखते हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ। 1857 की क्रांति हमने बताया कि फाइनली वो ख़त्म हुई। 12 फरवरी 1858 को लॉर्ड पामर्स्टन, जो कि उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने एक अधिनियम रखा 12 फरवरी 1858 को भारत में अच्छा शासन करने के लिए और ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त करने के लिए। लेकिन कुछ कारणों के चलते पामर्स्टन को बीच में ही इस्तीफा देना पड़ा, जिससे वो अधिनियम नहीं पास हो पाया, और उसके बाद लॉर्ड डर्बी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने, और इनके प्रयासों से 2 अगस्त 1858 को महारानी विक्टोरिया के हस्ताक्षर से यह अधिनियम पास हुआ, जिसे आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो ये 2 अगस्त 1858 को पारित किया गया। इस पर जो हस्ताक्षर करने वाली क्राउन थी वो महारानी विक्टोरिया थी। क्या क्या प्रावधान थे, क्या क्या व्यवस्थाएं की गई थी इसके अंतर्गत, उस पर भी हम लोग थोड़ी थोड़ी चर्चा करते हैं। जैसा कि हमने बताया कि बहुत पहले से ब्रिटिश क्राउनशिप इस बात के इंतज़ार में था कि वो भारत का शासन अपने अधीन कर ले। वैसा करने में वो सफल हुआ और भारत का शासन क्राउन के अंतर्गत आ गया। ऐसा 1 नवंबर, हालांकि वो कानून पास होने के तुरंत बाद ही ये मान लिया गया कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया है और अब ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थान पर इनका शासन ब्रिटिश सरकार द्वारा संचालित किया जा रहा है। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ा गया, जो कि लॉर्ड कैनिंग के द्वारा पढ़ा गया। लॉर्ड कैनिंग वॉज गवर्नर जनरल एट दैट टाइम। लॉर्ड कैनिंग ने इसे इलाहाबाद में पढ़ा। तो इलाहाबाद में, या इस समय इसे हम प्रयागराज के नाम से जानते हैं, प्रयागराज में महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ा गया, जो कि कैनिंग द्वारा पढ़ा गया। ये 1 नवंबर 1858 को पढ़ा गया, जिसमें ये कहा गया कि भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया जा रहा है और अब भारत का शासन ब्रिटिश क्राउनशिप चलाएगी और भारत के सभी लोगों को समान अवसर प्रदान किया जाएगा। भारत की जनता अब ब्रिटिश महारानी की प्रजा है, ब्रिटिश क्राउन की प्रजा है। तो भारत की जनता ब्रिटिश क्राउन की प्रजा है, ऐसा 1858 के भारत शासन अधिनियम से पहले नहीं कहा गया था। तो 1858 के भारत शासन अधिनियम में ये कहा गया कि भारत की जनता ब्रिटिश महारानी की प्रजा है। इसका मतलब ये है कि भारत का प्रशासन अब पूरी तरह से ब्रिटिश महाराज के नाम पे, ब्रिटिश क्राउन के नाम पर चलाया जाएगा। सबसे पहला चेंज ये लाया गया। दूसरा प्रावधान बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को लेकर किया गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो कि हमने आपको बताया था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल तो किसी भी कंपनी के एस्टेब्लिशमेंट के साथ ही गठित हो जाता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो होता है वो किसी भी कंपनी के मामलों में निर्णय लेने का अधिकार उसके पास होता है। तो चूंकि ईस्ट इंडिया कंपनी एक कंपनी शासन कर रही थी भारत में, तो बहुत ऑब्वियस था कि उसके मामलों पर निर्णय लेने के लिए कोई ना कोई एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रहेगा। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अगर कोई कंपनी शासक की भूमिका में है तो भी, नहीं है तो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपनी के मामलों का निर्णय लेता है। लेकिन हमने आपको बताया था कि 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा एक और संस्था बना दी गई थी, जिसका नाम था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल नाम की संस्था जो थी, इसमें ब्रिटिश क्राउन का बोलबाला था, ब्रिटिश सरकार का बोलबाला था। इसमें 6 सदस्य होते थे, सभी किसी न किसी तरह से ब्रिटिश सरकार से संबंधित होते थे। मतलब कि भारत के प्रशासन पर उन्होंने 1784 से ही अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण स्थापित कर रखा था। अब चूंकि ब्रिटिश क्राउनशिप पूरी तरह से शासन कर रहा है, ब्रिटिश पार्लियामेंट शासन कर रही है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल की आवश्यकता समाप्त हो गई और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को डिसॉल्व कर दिया गया, इनको भंग कर दिया गया और इनके स्थान पर एक संस्था बनाई गई जिसे काउंसिल ऑफ इंडिया कहा गया, भारत परिषद कहा गया।
जो भारत परिषद थी, काउंसिल ऑफ इंडिया थी, इसमें कौन कौन से लोग थे? इसमें एक तो भारत सचिव होता था। भारत सचिव आप जान रहे हैं कौन है? भारत सचिव मतलब कि भारत मंत्री। ये ब्रिटिश कैबिनेट का मेंबर होता था। ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, ये ब्रिटेन में कैबिनेट मिनिस्टर होता था। ब्रिटेन में कैबिनेट मंत्री होता था और वो भारत के मामलों की देखरेख करता था। जैसे आप ऐसे समझो कि अगर हम पाकिस्तान पर कब्जा कर लें, हमारी सरकार पाकिस्तान पर कब्जा कर ले, तो पाकिस्तान के मामलों का एक मंत्री बना देगी, जिसे पाकिस्तान मंत्री कहा जाएगा। तो ऐसे ही भारत मंत्री या भारत सचिव नाम का एक जो कैबिनेट बनती थी ब्रिटेन की, उसमें एक मंत्री इसलिए भी नियुक्त किया गया कि वो भारत के मामलों की देखरेख करेगा। भारत के मामलों की देखरेख अकेले नहीं करेगा, बल्कि इसके साथ एक काउंसिल भी काम करेगी। और ये काउंसिल किसकी जगह ले रही है? ये काउंसिल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल की जगह ले रही है। और काउंसिल में कुल कितने मेंबर्स होंगे? ये काउंसिल के मेंबर्स होंगे 15। इसमें से ये 8 + 7 में बटे हुए होंगे। 8 जो हैं ये वो होंगे जो क्राउन के द्वारा नियुक्त किए जाएंगे, और 7 वो होंगे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से लिए जाएंगे। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को भंग किया गया है उसमें से लिए जाएंगे। इन 15 लोगों में से कम 9 लोगों को भारत में 10 वर्षों तक रहने का अनुभव होना चाहिए, और उन्हें भारत छोड़े हुए 10 साल से अधिक नहीं हुआ होना चाहिए। भारत में 10 सालों तक उन्होंने सेवा करी हो, और भारत छोड़े हुए अभी उनको 10 साल से ऊपर ना हुआ हो कि वहाँ बहुत सारे जो परिवर्तन हुए हैं उनसे वो अनभिज्ञ रहें। तो इस तरह की एक काउंसिल बनाई गई व्हिच रिप्लेस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो ये आपको बात समझ में आई कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को रिप्लेस करके एक काउंसिल ऑफ इंडिया बनाई गई। काउंसिल ऑफ इंडिया का जो सबसे बड़ा अधिकारी होता था वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया कहा जाता था। इसको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, या इसी को हम क्या कह रहे हैं? भारत सचिव कह रहे हैं। तो भारत सचिव बन गया, और भारत सचिव के साथ भारत परिषद बन गई। इसी को कलेक्टिवली काउंसिल ऑफ इंडिया कहा जाता था। और इन सब को कलेक्टिवली क्या कहा जाता था? गृह सरकार कहा जाता था, होम गवर्नमेंट कहा जाता था। और इन सब को जो भी वेतन और भत्ते दिए जाते थे वो कहाँ से दिए जाते थे? भारतीय राजस्व स्रोतों से दिए जाते थे। इनको भारत में होम चार्जेस के नाम से बजट में दिखाया जाता था। होम चार्जेस के नाम से बजट में दिखाया जाता था। तो अभी कुछ आपको सीन क्लियर हुआ कि ब्रिटेन में क्या क्या चेंजेज लाए गए 1858 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाया गया। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया जो था, या भारत सचिव जो था, ये ब्रिटिश कैबिनेट का एक सदस्य होता था, और इसकी सहायता के लिए एक 15 सदस्यीय कार्यकारिणी होती थी, जिसमें से 8 सदस्य ब्रिटिश क्राउन द्वारा नॉमिनेट किए जाते थे और 7 सदस्य बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में से लिए जाते थे। 15 में से कम 9 लोगों को भारत में 10 वर्षों तक रहने का अनुभव होना चाहिए, तथा उन्हें भारत छोड़े हुए 10 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। ये इस तरह की एक काउंसिल बनी जिसे हम भारत परिषद कहते थे। अब हम थोड़ा समझेंगे कि जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया है ये काम क्या क्या करता था। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का पहला काम था कि अपने कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट संसद के समक्ष अनिवार्य रूप से पेश करेगा। वो काउंसिल ने क्या किया है पूरे साल में, उसकी रिपोर्ट पार्लियामेंट के पास रखी जाएगी। तो पहला काम पूरी जानकारी देना पार्लियामेंट को, सभी प्रकार की सूचनाएं पार्लियामेंट को देना, और पार्लियामेंट के माध्यम से क्राउन तक वो बातें जाएंगी। ये ब्रिटिश कैबिनेट का एक मेंबर होता था, ब्रिटिश कैबिनेट का एक सदस्य होता था। इसे अपनी परिषद के सदस्यों को हटाने का अधिकार नहीं था। इसके परिषद के सदस्यों को हटाना या नियुक्त करना, ये दोनों ही अधिकार सम्राट के पास सुरक्षित थे। सम्राट ही उनको हटा सकता था, या सम्राट ही इसमें कोई नया व्यक्ति नियुक्त करता था। लेकिन इसके पास कुछ विशिष्ट अधिकार थे जो कि बाकी सदस्यों के पास नहीं थे। इसके पास ऐसा विशिष्ट अधिकार था कि ये वाइसरॉय के साथ आवश्यक मुद्दों पर गुप्त पत्र व्यवहार कर सकता था,
जिसकी जानकारी वो चाहे तो भारत परिषद को दे और चाहे तो ना दे। सामान्य नियम ये था कि ये कोई भी निर्णय परिषद की सलाह पर लेगा, परिषद की बहुमत से लेगा, परिषद के निर्णय से लेगा, लेकिन अगर इसको लगता है कि कोई बहुत आवश्यक मामला है तो वो पत्र व्यवहार, गुप्त पत्र व्यवहार कर सकता था, लेकिन इस पत्र व्यवहार को भी उसे ब्रिटिश क्राउन को बताना जरूरी होता था। अपने परिषद के सदस्यों से नहीं बताए ऐसा हो सकता था, लेकिन कुछ मामलों पर वो परिषद के सदस्यों का निर्णय मानने के लिए बाध्य होता था। वो मामले कौन कौन से? अर्थव्यवस्था और अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन। अगर भारत में शासन के लिए कोई सर्विस बनाई जा रही है, ऑल इंडिया सर्विस बनाई जा रही है, तो उसमें उसे अपने काउंसिल के सदस्यों के निर्णय को मानने के लिए बाध्य था वो। अर्थव्यवस्था के नियमों में टैक्सेशन के रूल्स थे, रेवेन्यू वसूलने के जो नियम थे, उनमें कोई भी परिवर्तन करने के लिए उसे अपने परिषद के लोगों के निर्णय को मानना उसकी बाध्यता थी। अन्य विषयों पर वो इनकी राय को ठुकरा भी सकता था, अन्य विषयों पर इनके द्वारा लिए गए निर्णयों को मानने से वो मना भी कर सकता था। तो ये सारे चेंजेस कहाँ हुए हैं? ये सारे चेंजेस हुए हैं ब्रिटेन में। ये सारे चेंजेस कहाँ हुए हैं? गृह सरकार में चेंज हुए। गृह सरकार मतलब ब्रिटेन की गृह सरकार में चेंज हुए हैं, और जो भी गृह सरकार बनेगी वो भारतीय स्रोतों से वेतन और भत्ते पाएगी। अब हमें जानना ये है कि वो भारत में क्या क्या चेंजेस लाए गए। तो भारत में अभी तक शासन करने के लिए आपके पास क्या थी? गवर्नर जनरल था और उसकी काउंसिल थी। सपरिषद गवर्नर जनरल था जो कि भारत में शासन करता था। देखो, गवर्नर जनरल जो था वो भारत में राजाओं के समकक्ष था। जब तक गवर्नर जनरल था या जब तक ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन चल रहा था, तब तक क्या हुआ था कि भारत में जो राजा शासन कर रहे थे उन्हीं के समकक्ष था गवर्नर जनरल। लेकिन 1858 में क्या हुआ? 1858 में ब्रिटिश पैरामाउंटेसी का रूल लागू हुआ। ब्रिटिश पैरामाउंटेसी का रूल ये कहता है कि भारत के जितने भी राजा हैं वो भारत के जिन क्षेत्रों पर शासन कर रहे हैं वहाँ वो शासन करते रहेंगे, लेकिन वो शासन करते रहेंगे, लेकिन वो अपने आप को ब्रिटिश क्राउन के अधीन मानेंगे। ब्रिटिश क्राउन के अधीन मानेंगे। बात हमारे ध्यान समझिएगा। अब ब्रिटिश क्राउन के अधीन मानेंगे तो ब्रिटिश क्राउन को भी रिप्रेजेंट करने वाला यहाँ कोई होना चाहिए। अब उसकी स्थिति उन राजाओं और ब्रिटेन के राजा के बीच में आ जाएगी। तो ब्रिटेन का राजा अपना एक रिप्रेजेंटेटिव नियुक्त कर रहा है भारत में, इनफैक्ट, है ना। तो अब देखिए, वो एक ही व्यक्ति है, दो काम कर रहा है। वही गवर्नर जनरल भी है और वही वाइसरॉय भी है। वाइसरॉय कब है वो? जब वो भारत के राजाओं के साथ किसी तरह का व्यवहार कर रहा है तो ब्रिटेन के महाराजा को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए ब्रिटेन के राजा के उपराजा के रूप में भारतीय राजाओं से बातचीत कर रहा है वो। लेकिन जब वो भारत के आम नागरिकों का शासन कर रहा है या जो ब्रिटेन के द्वारा नियंत्रित भारतीय क्षेत्र हैं उन पर जब शासन कर रहा है तो वो क्या है? गवर्नर जनरल है। तो गवर्नर जनरल के ही पद को वाइसरॉय भी कहा जाने लगा। वाइसरॉय भी हो गया वो। वाइसरॉय कहाँ है? जब वो राजाओं के साथ व्यवहार कर रहा है, क्योंकि राजाओं पर भी उसी का नियंत्रण है। और राजा कौन है? स्वतंत्र हैं। किसकी अधीनता में स्वतंत्र हैं? ब्रिटिश क्राउन की अधीनता में स्वतंत्र हैं। तो ब्रिटिश क्राउन को यहाँ रिप्रेजेंट कौन कर रहा है? तो गवर्नर जनरल कर रहा है। तो गवर्नर जनरल राजाओं के साथ जो वार्ता करेगा या राजाओं के साथ जो उसका व्यवहार होगा वो एज ए वाइसरॉय होगा, बाकी उसी का नाम गवर्नर जनरल भी रहेगा। 1935 के बाद दोनों को अलग कर दिया जाएगा और फिर से गवर्नर जनरल रह जाएगा और राजाओं का रिप्रेजेंटेटिव दूसरा हो जाएगा। गवर्नर जनरल को क्या क्या राइट दिया गया? उसे कहा गया कि भाई आप भारत सचिव के निर्देशानुसार अपने पद पर कार्य करिएगा। भारत सचिव जो भी निर्देश देता था, यहाँ से जो भी कानून निर्मित होकर जाता था उसका वो अक्षरशः पालन करता था। भारत के प्रशासन से संबंधित पदों की नियुक्ति पर भारत परिषद और गवर्नर जनरल दोनों का अधिकार था और सम्राट द्वारा इन पदों को वितरित किया गया था कि कुछ पदों पर भारत परिषद नियुक्ति करती थी और कुछ पदों पर गवर्नर जनरल द्वारा नियुक्ति की जाती थी। दोनों ही इस अधिकार को एक्सरसाइज करते थे, दोनों ही इस पावर को एक्सरसाइज करते थे। तो इस तरह से नियुक्ति का अधिकार था। गवर्नर जनरल की जो परिषद है, गवर्नर जनरल की जो परिषद है जिसकी हम लोग वहाँ बात कर रहे हैं, इसमें हमने बताया था कि
1833 से एक लॉ मेंबर नियुक्त किया गया था, एक विधिक अधिकारी नियुक्त किया गया था। उस विधिक अधिकारी का नाम अब एडवोकेट जनरल कर दिया गया और उसकी नियुक्ति सम्राट के द्वारा की जाने लगी और इस तरह से परिषद पर थोड़ा नियंत्रण सम्राट का बढ़ गया। तो ये सारे चेंज, इससे नीचे जो प्रांतीय प्रशासन था उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया। जैसा ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में चल रहा था वो वैसा ही चलता रहा। इनके नीचे प्रांतों में गवर्नर्स होते थे, गवर्नर की काउंसिल होती थी और उनके नीचे बहुत सारे अधिकारी कर्मचारी होते थे जो शासन के निर्देशों का पालन करते थे। तो ये था 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा जो भी परिवर्तन किए गए थे उनके बारे में एक छोटी सी जानकारी। बहुत आपने सारी चीज़ों को बहुत बारीकी से ऑब्जर्व किया, बहुत बारीकी से एक छोटी चीज़ को भी आपने यहाँ पर ध्यान दिया। आप इससे बाहर कुछ भी नहीं आता है 1858 के भारत शासन अधिनियम से, चाहे आप पीटी का पेपर दे रहे हो चाहे आप मुख्य परीक्षा को दे रहे हो। मुख्य परीक्षा में कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। जैसे पूछेगा कि क्या वास्तव में शासन में कोई परिवर्तन आया 1858 के भारत शासन अधिनियम से, तो वास्तव में कोई परिवर्तन नहीं आया। भारतीयों के शोषण की वही व्यवस्था अभी भी बनी रही। जो भी चेंजेज आपको दिख रहे हैं इनमें से कोई भी ऐसा चेंज नहीं है जो भारत की सामाजिक समस्या का समाधान कर रहा हो, जो भारत की आर्थिक समस्या का समाधान कर रहा हो, राजनीतिक समस्या का समाधान कर रहा हो, सांस्कृतिक समस्या का समाधान कर रहा हो। इन्हीं सब कारणों से 1857 की क्रांति का अस्तित्व आया था और उन सब कारणों को समाप्त करने वाला कोई प्रावधान कानूनी तौर पर नहीं किया गया। हालांकि अंदर खाने इस बात को कहा गया कि जिन कारणों से ये 1857 जैसी क्रांति हुई है उन कारणों को अब दोबारा ना होने दिया जाए और वैसी स्थितियां ना उत्पन्न होने दी जाए, ऐसा जरूर कहा गया प्रशासकों से। तो ये रहा तथ्यात्मक रूप से, अवधारणात्मक रूप से आप इसको समझ लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, चैनल को लाइक करिए ताकि और ज़्यादा वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। धन्यवाद।